नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल का आपको मुद्दा बताते हैं, कारण क्या है, विषय क्या है। देखिए, इजराइल और ईरान में इस वक्त भीषण जंग जारी है, तो अब इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है। ईरान को सरेंडर की चेतावनी के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आई। अब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही मची हुई है। इजराइल के निशाने पर खासतौर पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं। कई परमाणु ठिकानों को तो इजराइल ने तबाह कर दिया, लेकिन अभी भी ईरान का एक ऐसा ठिकाना है जिसे इजराइल भेद नहीं पाया है। ईरान का सबसे सुरक्षित फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। ये ईरान का सबसे अहम और सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट है, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक जो है वो उसको सुरक्षित कर रही है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसको नेस्तो नाबूद करने का भी प्लान तैयार हो रहा है। दरअसल ये प्लांट अंडरग्राउंड बना है। जमीन से 300 फीट नीचे ये न्यूक्लियर प्लांट ईरान ने दुनिया से छिपाकर बनाया। दावा किया गया कि पहाड़ों में 5 सुरंगें बनी हैं, जिसके आसपास लंबा सुरक्षा घेरा भी है, जिस तक किसी मिसाइल का पहुंचना आसान नहीं है। फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काफी अहम माना जाता है। ईरान के इस न्यूक्लियर प्लांट को भेदने का दम सिर्फ सुपर पावर के पास है। सही सुना आपने, क्योंकि अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जो जमीन के अंदर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसलिए अमेरिका बार बार जंग में शामिल होने के लिए कह रहा है। तो अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके इस जंग को अमेरिका एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकता है। B-2 बॉम्बर अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम्पर बस्टर बम है। यह बम गहरे अंडरग्राउंड मजबूत ठिकानों जैसे बंकर, कमांड सेंटर और हथियार भंडार को नष्ट करने में सक्षम है। B-2 बॉम्बर फोर्डो के कोर तक पहुंचने की शक्ति रखता है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लॉट को तबाह करने के अमेरिका के बाएं हाथ का खेल है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगला हफ्ता बेहद अहम होने वाला है। तो क्या ट्रंप ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का प्लान बना रहे हैं? अगर अमेरिका B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करेगा तो ईरान का हश्र क्या होगा? क्या ट्रंप ईरान की नब्ज यानी फोर्डो प्लांट को तबाह कर देंगे? क्या ट्रंप ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने को तबाह कर उसे घुटनों पर लाएंगे? और इसी पर आज हमारे 3 सवाल भी हैं। पहला सवाल है, ईरानी न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ अमेरिका का आखिर प्लान क्या है? और दूसरा सवाल यह है, क्या ट्रंप जो है वो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का प्लान बना रहे हैं? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करेगा? क्या B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके तबाही मचाई जाएगी और इन ठिकानों को तबाह किया जाएगा, यानी ईरान को उसको कंट्रोल किया जाएगा? अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत मैं करना चाहूंगा। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे मेहमान, उनसे सवाल हम पूछेंगे। स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कैप्टन मीरा दवे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिफेंस एक्सपर्ट हैं दोनों, अपनी अपनी राय के लिए जाने जाते हैं। माथुर साहब, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। B-2 बॉम्बर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फोर्डो के बारे में भी थोड़ा आप हमें बताते चलिएगा। इतना डेप्थ में अगर आप बनाने का प्रयास करते हैं तो ये प्रयास तो ज़रूरी है, लेकिन उसका तोड़ भी तो निकाला जाता है कि भाई बंकर बस्टर बम्स की हमने यहाँ पर बात करी है, और इन डेप्थ में जाके भी जो है कुछ बॉम्ब्स ऐसे हैं कि भाई कई लेयर्स को तोड़ के फिर वो ब्लास्ट करते हैं। कई मिसाइलें भारत के पास भी हैं ऐसे कामों को करने के लिए। लेकिन इस पूरे आप समझिए, इस पूरे मामले में कौन से हथियारों का इस्तेमाल होगा? क्या B-2 ही उसमें अहम किरदार निभाने वाला है? आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा सर। सॉरी शिवम, जय हिंद। जय हिंद सर। सबसे जरूरी चीज क्या होती है, देखिए हमको ये पता होना चाहिए कि शत्रु के पास क्या है और उसने अपने उसको जो, देखिए ये उसके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला होगा, ये ईरान को बहुत समय से मालूम है। ये कोई नई बात नहीं है और ये अमेरिका जो है वो ईरान को न्यूक्लियर नेशन नहीं बनने देना चाह रहा है, ये जग जाहिर है।
और इसी मसले पर बातें हो चुकी हैं, कई राउंड टॉक्स हो चुके हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जब उनको ये पता है कि इस पे हमला होना अवश्यम भावी है सम टाइम और दी अदर, तो उन्होंने इसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा होगा। अब इसके देखिए दो तरीके हैं, या तो इस प्रकार के आपके पास हथियार हो जो कि उसके अंदर जाएं और उसको बर्स्ट करें और अंदर जाकर के उसको नुकसान पहुंचाए। वो हथियार सिर्फ अमेरिका के पास मुकाबलियत है, और वो भी कितने इसमें सफल होगी तो देखने का सवाल है। लेकिन उसके अलावा इजराइल के पास इस प्रकार का कोई भी हथियार नहीं है जो कि इतनी गहराई में जाकर के, और फोर्डो हो या कोई और हो, न्यूक्लियर एसेट्स जहां जो उनके नातांस भी हो, उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कोई खास असर नहीं डाल सकता, पहली। दूसरा तरीका यह है कि आप वहां पर फिजिकली जाकर के, आपकी इतनी जबरदस्त मसाद है तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आप फिजिकली जाएं या कोई सुसाइड बॉम्बर टाइप चीज वहां पर भेजें जो कि जाकर के वहां पर उसको नुकसान पहुंचाए। बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन ये एक संभावना होती है। और तीसरी चीज ये है कि अमेरिका डायरेक्टली इसके बीच में इन्वॉल्व हो। तो जिस प्रकार से पिछले 7 दिनों में बैटल डेवलप हुई है, और जिस प्रकार से मुझे लगता है इजराइल की और अमेरिका की दोनों की कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं गलत कही है। कैलकुलेशंस गलत इसलिए कही है, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि उनको लगा होगा, हमें भी ये लगा था शुरू में, शिवम यू कैन रिकलेक्ट व्हाट आई हैव सेड, हमें भी ये लगा था कि ईरान के पास कोई काबिलियत नहीं है और वो बहुत जल्द अपने घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान को, माथुर साहब, ईरान को मैं तो हमेशा से कह रहा हूं हल्के में कभी लेना नहीं चाहिए, लेकिन आपका एक पॉइंट बिल्कुल नहीं ले सकते। हाइपरसोनिक मिसाइल है उनके पास। जी बोलिए। कि इजराइल ने देखिए कहीं ना कहीं ये सोचा कि ये भी कोई हिजबुल्लाह या हूती हमास या हूती की तरह कोई ऑर्गेनाइज। ईरान एक शक्तिशाली देश है जिसके पास एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है। इसने इराक के साथ बहुत लंबा युद्ध लड़ा है। उसके अलावा इन्होंने बहुत तैयारी करी है, क्योंकि इनको पता है कि ये भी जिस प्रकार से इजराइल है उसी प्रकार से जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जिस प्रकार से उनको अपना वर्चस्व या अपनी खलीफत जमाने का वो लगाना है, तो वो भी उनके पास एक बहुत बड़ी उनके पास ताकत मेरे को लगता है। अनुज माथुर जी, यूके देवनाथ जी भी स्क्रीन पर जुड़ गए हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। यूके देवनाथ जी भी आ गए हैं। यूके देवनाथ जी, एक सवाल ये उठता है कि अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इस युद्ध में आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमकी स्पष्ट तौर पर दे रहे हैं। आज सुबह एक रूस के राष्ट्रपति का बयान आया, पुतिन का, कि ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी, लेकिन अगर ईरान हमसे मदद मांगता है तो हम सोचेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो रूस भी ईरान की मदद के लिए जंग में कूद सकता है? इस वक्त तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। जो स्टेटमेंट रशिया से आ रही हैं वो सिर्फ ईरान को समर्थन दे रही है मोरल बढ़ाने के लिए। रशिया में अभी उनकी चाहे एयरफोर्स देख लें या आर्मी देख लें या उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन रेट देख लें, वो पूरी तरह से यूक्रेन में उलझे हुए हैं। तो इस वक्त रूस ईरान को हर तरह का मोरल सपोर्ट देगा और शायद कूटनीतिक राजनीतिक सपोर्ट भी दे सकता है, लेकिन क्या रूस उस तरफ अपने एक आध हवाई जहाज को भेज सकता है? नहीं। क्या रूस ईरान को और भारी हथियार कुछ दे सकता है? नहीं। तो मेरा अंदाजा है कि ईरान को फिलहाल ये युद्ध अकेला ही लड़ना पड़ेगा। जी तो मीरा जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यूएस ने बहुत हद तक क्लियर कर दिया है कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान से पॉसिबिलिटी है, कुवैत से है, इराक से है, सऊदी अरब से, कहां से अटैक जो है वो अमेरिका करेगा? जी पलक जी, जैसे जनरल माथुर भी बता रहे थे एंड अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर भी बता रहे थे कि यहाँ पे ईरान को अच्छी तरीके से पता है कि उसके पास एयरक्राफ्ट या एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल जितना सशक्त नहीं है। तो ईरान के पास क्या है? ईरान की ताकत है उसके सुसाइड बॉम्बर्स है या उसके सुसाइड ड्रोन्स है या उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसमें अभी हमने कल ही देखा कि फतह जो है उसने सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के लिए यूज की। ऑलमोस्ट 1400 to 1500 की किलोमीटर की उसकी
रेंज है, तो हाइपरसोनिक ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसने यूज की है। अब आपका जो पहला भी इसमें प्रश्न था कि क्या है अमेरिका इसमें साथ में आएगा या इजराइल क्या कर सकता है। अगर आप देखें कि ये आज हम 7वें दिन पे है, पिछले इतने दिनों से इजराइल ने स्पेसिफिक, चाहे वो इश्वान हो और नटान्स हो, बार बार सेम जगह पे बॉम्बार्डिंग की है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो है वो पेनेट्रेट नहीं कर पाए। चाहे फर्दों की भी हम बात कर रहे हैं तो वो पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है। जो वहां पे उनके सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटीज है, यूरेनियम एनरिचमेंट उनका जो सेंटर है वहां पे, विच इज ऑलमोस्ट 100-200 फीट नीचे है ग्राउंड मैम के, तो penetrate नहीं कर पाया। 295 फीट नीचे है मीरा दवे जी, 295 फीट नीचे है। फीट नीचे है, एब्सोल्युटली। तो इसी में ठीक है, हाँ, तो हो सकता है। थोड़ा सा आपका यहाँ पर ऑडियो शायद टेक्निकल इशू आ रहा है। मीरा जी आपके पास एक बार फिर से आते हैं, लेकिन देवनाथ जी आपके पास मैं आना चाहूंगा कि भाई एक प्रश्न जो आशीष ने भी पूछा बहुत महत्वपूर्ण, रूस इसमें इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन कई जो गुट हैं वो अलग अलग बढ़ चुके हैं, वो बड़ा क्लियर है। रूस कभी अमेरिका के फेवर में तो बात करेगा नहीं, ईरान के फेवर में बात जरूर करेगा। ईरान डर नहीं रहा है क्या? ईरान भी केवल अपनी पोजिशनिंग के तौर पर दिखा रहा है कि भाई मैं कमजोर नहीं हूं, या फिर वाकई उतना दम है? वो तो सीधे चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका आएगा तो अमेरिका को भी हम देख लेंगे, और अमेरिका भी किस लेवल तक यहां पर एंगेज होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो वो व्यक्ति हैं जो युद्ध के खिलाफ रहते थे ज्यादातर, वो तो अपनी मिलिट्री को वापस लाने का प्रयास करते थे। फिर अगर फोर्डो को ही अटैक यहां पर करना है, अगर इन डेप्थ में है, या तो दो प्रोसेस है, बार बार बम मारिए, जैसे मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, बुलेट प्रूफ ग्लास भी ज्यादा लंबे देर तक बुलेट प्रूफ नहीं रहता अगर बार बार AK-47 की गोली उस पर पड़ती जाएगी, या तो वो प्रोसेस है। अदरवाइज बूट्स ऑन ग्राउंड अगर आप करते हैं, तो अनुज माथुर जी ने जो तरीका कहा है कि भाई या तो आपको सुसाइडल कोई मिशन तैयार करना पड़ेगा, ईरान वाले छोड़ेंगे तो नहीं, या तो फिर देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार। आप बताइए क्या तरीका है, क्या किया जाएगा और क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली? देखिए, जहां तक आयतुल्लाह ख़ोमेनी हैं, पेजेश्कियन हैं और ईरान के जो IRG कमांडर्स हैं, उनको मालूम है कि डर का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि अगर वो डर गए तो फिर उनकी देश में पॉलिटिकल पकड़ खत्म हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि उनके जो दूसरे देश में विरोधी ग्रुप हैं वो उनको अपदस्थ भी कर दे, जो कि अमेरिका बहुत आशा कर रहा है कि शायद ईरान के अंदर ही विरोधी पक्ष खड़े हो जाएंगे और जो अभी ख़ोमेनी की सरकार है उसको गिरा देंगे। तो जैसा कि जनरल माथुर ने भी कहा कि ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भले ही छोटी हो, लेकिन हैं उन बहुत एक्सपीरियंस। जो जितने जनरल्स देख रहे हैं, जब ये लोग यंग थे आज से 1970s 1980s में, तो इन्होंने बैटलफील्ड में खून पसीना देखा हुआ है और इनको मालूम है कि दुश्मन के साथ लड़ने के लिए रेजिलियंस यानी डटे रहो, चाहे कुछ ना हो लेकिन डटे रहो, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका, पहली चीज तो मैं बता दूं, अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स जो है बहुत क्लियर है, चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, उभय पक्ष जो है बॉडी बैग्स को आता हुआ नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो दुनिया में जहां जहां भी गए, अफगानिस्तान भी गए, वहां पर जो भी अमेरिकन अगर युद्ध में मारा जाता है तो जो वोट बैंक है उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो अमेरिका कर क्या सकता है? आर्मी को जमीनी रास्ते से नहीं भेजेगा, जैसे कि उसने इराक में किया था सद्दाम हुसैन के विरुद्ध। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा सेफ ऑप्शन लेगा, उसके नेवी में टोमाहॉक क्रूज मिसाइल हैं शिप्स में और सबमरीन में, जो कि अरेबियन सी में डिप्लॉयड है, नॉर्थ अरेबियन सी में और पर्शियन बे में, तो वो उनको फायर कर सकता है। दूसरी बात है, जाहिर बात है, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो बहुत अच्छी लोकेशन डियागो गार्सिया में और वेस्ट एशिया में ही डिप्लॉयड हैं, तो वो अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स जो हैं, स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान में टारगेट को एंगेज कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल हो या स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स हो, इनका युद्ध में फर्क नहीं पड़ता है, इससे ईरान को नुकसान जरूर होगा। यूकी देवनाथ जी, जिस तरीके से हम इतनी ओपनली इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स, वाटर रिएक्टर और अलग अलग जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर अमेरिका हमला करने की सोच रहा है और इजराइल ऑलरेडी कर रहा है, इज इट सेफ? देखिए, अगर
न्यूक्लियर साइट हिट होता है तो एक प्रोबेबिलिटी है कि वहां से रेडिएशन लीक हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बात है कि न्यूक्लियर साइट अगर हिट कर रहे हैं तो एक और प्रोबेबिलिटी है कि जो कंटामिनेटेड न्यूक्लियर डस्ट है वो भी हवा में उड़ सकता है। तो हवा के रुख के हिसाब से ये कंटामिनेशन जो है वो अलग अलग दिशा में उड़ सकती है, हो सकता है उड़ते उड़ते वो कुवैत, अबू धाबी, और सर ये कतार, कितना गलत ओमान जा तक पहुंच सकता है जाए। अगर आपने जो न्यूक्लियर साइट्स पर आज वाटर रिएक्टर के ऊपर आपने हमला कर दिया, और ये कितना मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? देखिए चेरनोबिल में जब हुआ था तो यूरोप में उसकी डस्ट 1500 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। तो अमेरिका जो है क्या न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा? देखिए न्यूक्लियर साइट पर हमला करना आईएईए के गाइडलाइंस के विरुद्ध में है। दूसरी बात है कि आजकल के जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें अगर कोई देश दूसरे देश के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो उसे एक असभ्य व्यवहार माना जाता है। सभ्यता तो रहे नहीं अनुज माथुर जी, क्योंकि आज जिस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है उसमें नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। मैं आपसे तीन यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। एक राष्ट्रशाही समर्थक है, इस समय ईरान में बहुत ज्यादा एक्टिव है। दूसरा है मुजाहिदीन ए अलग, और तीसरे जो हैं वो है जातीय अल्पसंख्यक समूह। इनका भी वही मोटिव है जो मोटिव इजराइल का है, जो मोटिव अमेरिका का है कि खामोनेई को सत्ता से हटाया जाए। आपको लगता है कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स है ये एक साथ यूनाइट होकर खामोनेई को सत्ता से हटा सकते हैं? विशेष देखिए, मेरा ये मानना है कि इजराइल ने और अमेरिका की टेस्ट अप्रूवल के साथ जब हमला किया था तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि जो ईरान के इंटरनल ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करके और उनकी मदद से ईरान की जो करंट डिस्पेंसेशन है उसको अपदस्थ किया जा सके, ये उनके दिमाग में बात रही थी। दो बातें उन्होंने सोच करके ये हमले किए हैं। पहली बात तो उनको लगा कि ईरान जो है वो अमेरिका के B-2 B-52 के मनूवर से और इनकी ऑफेंसिव बयानबाजी से डर करके कहीं ना कहीं सकम न कर दे, पहली बात। दूसरी बात ये उनको लगी थी कि वो जो इंटरनल सिचुएशन है ईरान की उसका फायदा उठा करके और खamenei गवर्नमेंट को गिरा लेंगे। ये हमने इस बारे में बात भी करी है कि क्यों इसका नाम ये ऑपरेशन का ये रखा गया, उसका भी कहीं ना कहीं मकसद वही था। लेकिन हुआ दोनों में से कुछ भी नहीं। बट आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं ये देना चाहता हूं कि प्रयास इजराइल का, खास करके मोसाद का, ये रहेगा कि वो इन लोगों को इकट्ठा करे और इकट्ठा करके, बिकॉज ये संभव है क्योंकि उनका अगर तीनों का जो उद्देश्य वही है कि खamenei की सत्ता को परिवर्तित करना, तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं